हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है राहुल चौहान एंड लेटेस्ट गाइडलाइन के हिसाब से आई होप आप लोग सभी को पता चल गया होगा कि हमारे 10th क्लास के जो एग्जाम्स हैं वो थोड़ा और पोस्टपोन हो चुके हैं। जहाँ पे हम लोग सोच रहे थे कि ये एग्जाम मार्च में शुरू होंगे, वो अब मार्च में नहीं बल्कि मई की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास आ जाता है कुछ एक्स्ट्रा टाइम, हमारे हाथ में है कुछ एक्स्ट्रा टाइम, जिस टाइम का इस्तेमाल करके हम अपने बोर्ड्स में अपनी परफॉर्मेंस को और थोड़ा अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन ये कैसे करना है, इसका तरीका क्या है और आने वाले ये जो 3 से 4 महीने हैं, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, इन महीनों को कैसे स्ट्रैटेजाइज करना है सो दैट अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स में मेरा स्कोर अपग्रेड हो सके, इसी के रिगार्डिंग स्ट्रैटेजी आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो बच्चों ये स्ट्रैटेजी ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा और ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि इन महीनों का इस्तेमाल सबसे अच्छे तरीके से कैसे किया जा सकता है। मैं ये चीज गारंटी के साथ कह सकता हूँ बच्चों कि अगर आप मेरे बताए हुए स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो जरूर आप यकीनन 95% तो क्या, आप उससे ऊपर के भी स्कोर को टच कर सकते हैं। इवन दैट स्कोर इज नॉट गोइंग टू बी एन इम्पॉसिबल टास्क। हमारे दिमाग में जितना प्लान मार्च के स्कोर के लिए था, मार्च के पेपर के लिए था, अब हम उस एक्सपेक्टेशंस को बढ़ा सकते हैं क्योंकि हमारे हाथ में है थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम। तो बजाय ये सोचे हुए कि अब इस टाइम पे बैठ के थोड़े आराम कर लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं और गेम्स खेल लेते हैं, रादर देन डूइंग दीज थिंग्स, हम एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकते हैं जो हमारे मई के एग्जाम्स में हमारी परफॉर्मेंस को और ज्यादा बूस्ट कर सके। तो ये कैसे करना है बच्चों, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इसके लिए हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखिए बच्चों, तो हम प्रिपेयर करने जा रहे हैं द मास्टर स्ट्रैटेजी। वो एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक प्रिपेयर करना है कि के लिए हमें किस तरीके की स्ट्रैटेजी को तैयार करना है। तो बच्चों यहाँ पर अगर मैं ध्यान से आपको बताऊं, समझाने की कोशिश करूं, तो एक चीज आप लोगों को सभी को अपने दिमाग में रखनी है, एंड दैट इज, इफ दे कैन सो आई कैन। मेरे कहने का मतलब बिल्कुल साफ है बच्चों। मैं इनडायरेक्टली आपसे बात नहीं करूंगा, मैं आपको डायरेक्टली कहूंगा कि अगर आपको लगता है कि मेरी स्कूल का टॉपर 95% स्कोर कर सकता है, तो डेफिनेटली मैं भी स्कोर कर सकता हूं। अगर कोई बच्चा हर साल बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट में जब न्यूज आती है कि एक बच्चे ने 100% स्कोर कर लिया, तो अगर वो बच्चा 100% स्कोर कर सकता था, तो मैं भी 100% स्कोर कर सकता था। दैट मीन्स आपको अपने मन से इस तरीके के डाउट्स को पूरी तरह से बाहर निकाल देना है कि आप लोग 95% या 95% एंड अबव स्कोर नहीं कर सकते। ये चीज अपने दिमाग से सबसे पहले निकाल लो। पहले तो आप खुद को इस बात के लिए कन्विंस कर लो कि जो स्ट्रैटेजी मैं बनाऊंगा, अगर मैं उस स्ट्रैटेजी पे काम करता हूं या करती हूं, तो डेफिनेटली 95% एंड अबव इज नॉट इम्पॉसिबल, इज नॉट एन इम्पॉसिबल टास्क, वो अचीव किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो इस चीज को हमें नहीं भूलना है। अगर हमने ये चीज अपने दिमाग में आज बैठ के क्लियर कर ली है, खुद को समझा लिया है, यस, तो हम आगे चल सकते हैं, तो हम आगे की स्ट्रैटेजी को प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अगर आपको ये चीज समझ आ गई है, तो उसके बाद जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन रहती है हम बच्चों में, वो है कि बुक कौन सी प्रेफर की जाए। 3 महीने बचे हैं, 4 महीने बचे हैं, सिर्फ 2 महीने बचे हैं। माई गॉड, अब किस तरीके की स्ट्रैटेजी को मैं फेवर करूं ताकि मेरा बोर्ड्स में अच्छा परसेंटेज आ जाए। ऐसे में मैं अपने दोस्तों से पूछता हूँ, यार तू कौन सी बुक पढ़ रहा है? तो वो बोलता है, यार मैंने तो लक्ष्मी सिंह से पढ़ा है यार, तो मेरे को तो सब कुछ उसी में से समझ आता है, मैंने तो उसी से किया है, मेरे मार्क्स आ जाएंगे। उसका सुन के मेरे को डर लगने लग जाता है, यार उसने तो लक्ष्मी सिंह से पढ़ा है। दूसरा दोस्त कह रहा है, यार मैथ्स में मैंने आर डी शर्मा यूज करी है। तीसरा कह रहा है, मैंने आर एस अग्रवाल यूज करी है। कोई कह रहा है, मैंने एक्स वाई जेड के सैंपल पेपर सॉल्व कर लिए हैं। कोई कह रहा है कि उस बुक में बहुत सारा डेटा लिखा हुआ था, मैंने तो उसी डेटा को फॉलो किया, बहुत अच्छे नोट्स बना के दिए हुए थे, मैंने तो उससे फॉलो कर लिया, मेरा परसेंटेज आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं इसीलिए आपको अब जो नेक्स्ट बात कह रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज हैव फेथ इन एनसीईआरटी। गवर्नमेंट ने जो बुक्स डिजाइन की है हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए, रेफरेंस बुक्स जो डिजाइन की है, उस पे पूरा भरोसा रखिए। अगर आप उसको वर्ड बाय वर्ड तरीके से और ध्यान से पढ़ते हैं, आपका कोई मार्क्स कहीं डिडक्ट नहीं होने वाला है। आपको एक्स वाई जेड बुक्स को प्रेफर करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप साइंस पढ़ने के लिए बैठे हो, अगर आप साइंस पढ़ने के लिए बैठे हो या आप मैथ्स पढ़ने के लिए बैठे हो, तो आपको एक एनसीईआरटी लेनी पड़ेगी,
उसके बाद एक गाइड बुक लेनी पड़ेगी, उसके बाद कोई नोट्स का फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा, उसके बाद आपको अब एक और नोट्स की कोई रेफ़रेंस लेनी पड़ेगी या दोस्तों की हेल्प लेनी पड़ेगी। ये सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। ओनली एनसीईआरटी इज़ गोइंग टू हेल्प यू एंड वो ही आपकी नैया पार लगा देगी। दूसरी ये चीज़ जो थी मैं आपको बताना चाहता था, दैट इज़ नेवर लूज़ योर फेथ इन द एनसीईआरटी। आप एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ो, वर्ड बाय वर्ड पढ़ो, बैक एक्सरसाइज के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करो, एग्जाम्पल्स जितने दिए हुए हैं उनको अच्छे से सॉल्व करो, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। अगर वो आपने अच्छे से कर लिया तो आप मान के चल लीजिए कि कंटेंट बेस्ड प्रिपरेशन आपकी हो गई है। ये हर साल कहा जाता है लेकिन फिर भी बच्चे कई बार अपने दोस्तों का सुन के या पता नहीं फ्रेंड सर्कल का सुन के कंफ्यूज हो जाते हैं। इस कंफ्यूजन को दूर करना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं अभी आपके साथ ये पॉइंट शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, अगर मेरा एनसीईआरटी को लेकर दिमाग में बैठ चुका है कि हाँ, मेरे को पढ़ना है, अब एनसीईआरटी से ही पढ़ना है, तो एनसीईआरटी से पढ़ना किस तरीके से है? ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है बच्चों। यू हैव टू हैव अ वेल स्ट्रक्चर्ड टाइम टेबल। आपके पास एक प्रॉपर वेल प्रिपेयर्ड टाइम टेबल होना ही होना चाहिए, और वो टाइम टेबल मैं आपको नहीं बताऊँगा। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट कि राहुल सर बोलेंगे कि आपको दिन में 6 घंटे पढ़ना है, तो 6 घंटे पढ़ने से ही निकलेगा। या फिर कोई दूसरा टीचर आपको बोलता है कि दिन में 6 घंटे पढ़ता है, बस नहीं होने वाला, तुझे तो 8 घंटे बैठना पड़ेगा। नो, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट लाइक दैट। मेरी बॉडी, मेरा टाइम क्लॉक मेरे हिसाब से चलता है और ये हर बच्चे का अलग-अलग होता है। किसी भी 2 बच्चों का बॉडी साइकिल और किसी भी चीज़ को रिसीव करने में उसका इंटरेस्ट एक जैसा नहीं होता। तो मैं ये आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, लेकिन वो जो भी स्ट्रक्चर आप टाइम टेबल में बनाओ, उसके हिसाब से आप उसको फॉलो करो। याद रखना बच्चों, ऐसा नहीं करना कि मैंने आज टाइम टेबल बना लिया, अगले 3 महीने का मैंने डेली के हिसाब से बना लिया है कि चलो मैं अगर 1 आवर्स भी पढ़ता हूँ और कुछ सब्जेक्ट्स उसके लिए एलोकेट करता हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए बच्चों कि बाय द एंड ऑफ द डे पता चला कि मैंने बुक को हाथ ही नहीं लगाया। अगर हम ऐसा करते हैं, तो वो वेल स्ट्रक्चर्ड टाइम टेबल की ऐसी-तैसी करने जैसा हो जाता है। तो बच्चों कुछ भी हो जाए, टाइम टेबल पहले तो वेल स्ट्रक्चर्ड बनाना है, उसके बाद उसको फॉलो करना है। दूसरी बात बच्चों, कभी भी टाइम टेबल बनाते वक्त इस तरीके से स्ट्रक्चर मत बनाइएगा कि मैं आज अगर टाइम टेबल में मंडे है तो आज के दिन खत्म होने तक मैं 3-3 चैप्टर खत्म कर लूंगा। आपके हिसाब से आपको जितना लगता है उससे एटलीस्ट 10 टू 20% कम का टारगेट फिक्स कीजिएगा। बिल्कुल डॉट टू डॉट के टारगेट्स फिक्स करने पर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अगर वो किसी दिन मीट ना हो पाए, तो बच्चों का उस टाइम टेबल पे से फेथ लूज होने लगता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों। बस मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी आप टाइम टेबल बनाते हैं, आपको पता है कि आप एक दिन में कितना कंटेंट पढ़ सकते हैं। तो अगर आपने प्लान किया है कि आज के दिन में 5 टू 6 पेजेस एनसीईआरटी के पढ़ूंगा और इतने एग्जांपल्स प्रैक्टिस करूंगा, तो एटलीस्ट उतना अचीव करने की कोशिश कीजिएगा। अपने टाइम टेबल में एटलीस्ट 1-2 पेजेस कम मेंशन कीजिएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? अगर आपने मेंशन किया है कि चैप्टर 1 के पहले 4 पेजेस मैं पढ़ सकता हूँ एक दिन में, तो डोंट मार्क अ टाइम टेबल हेडिंग एज़ 4 पेजेस, मार्क इट फॉर एटलीस्ट 3 पेजेस, ताकि आप अपने उस टारगेट को बड़ी कंफर्टेबली बाय द एंड ऑफ द डे कंप्लीट कर पाओ। दूसरी बात मैं हर बच्चे के दिमाग से ये निकाल देना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, वन नाइट स्टडी प्लान नेवर वर्क्स। आप ये मत सोचना बच्चों कि अगर एग्जाम मान लीजिए 6 मई से डेट आता है, तो आप ये मत सोचना कि मैं 5 मई की पूरी रात जागूंगा और 6 मई को पेपर देने जाऊंगा और रिजल्ट आने के टाइम पे न्यूज़पेपर में मेरा नाम आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। कॉन्टिन्यूअस एफर्ट डालना जरूरी है। आप यूं समझिए कि अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती है, अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती है, तो डॉक्टर उसको मेडिसिन लिखता है। तो वो मेडिसिन कैसे लिखता है? मेडिसिन ऐसे लिखता है कि आप ये लीजिए, ये है 6 टैबलेट्स, आपको ये 6 दिन तक खानी है। ठीक है? तो ये 6 टैबलेट्स है, आपको ये 6 दिन तक एक-एक खानी है। तो अगर आप लोग ऐसा करोगे कि 5 दिन टैबलेट खाओगे ही नहीं और छठे दिन 6th डे को आप सारी की सारी 6 टैबलेट्स एक साथ खा लोगे, ये सोच के कि भाई अब एक ही दिन में सारी टैबलेट खा लेता हूँ, ठीक हो जाऊँगा, झंझट भी खत्म हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होता, ऐसा आप सभी जानते हैं, इससे हालत और खराब हो जाती है।
सिमिलरली बच्चों, एक रात में पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ने की कोशिश करोगे तो लास्ट मोमेंट पे हमारा नुकसान हो सकता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आज से ही शुरू करो और उस एफर्ट को रेगुलरली कंटिन्यू रखो। यही सक्सेस, यही एक बच्चों की पॉइंट है जो कि बच्चों को 95 या 99 या इवन 100% टच कराने तक की सीढ़ियों तक पहुंचा देता है। तो मैं चाहता हूं कि आप भी इस पॉइंट तक जाएं और वन नाइट स्टडी प्लान के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। उस पे तो ट्रस्ट रखना ही नहीं है, उसके बारे में तो सोचना ही नहीं है, निकाल फेंको उसको दिमाग से बाहर। Okay. Next thing which I wanted to tell all of you is slow and steady wins the race. आप इस कॉन्सेप्ट पे भरोसा रखिए। जैसा कि मैंने आपको कहा, हर दिन पढ़िए, भले ही थोड़ा थोड़ा पढ़िए लेकिन हर दिन पढ़िए। मेरे कहने का क्या मतलब है इससे? मेरे कहने का मतलब बिल्कुल साफ है बच्चों। आप एक दिन में आप एक दिन में 10 घंटे पढ़ो। इससे फार बेटर मैं समझता हूं कि आप 5 दिन 2-2 घंटा पढ़ो। आप 5 दिन 2-2 घंटे पढ़ो। मैं ऐसा क्यों कहता हूं? मैं ऐसा इसीलिए कहता हूं बच्चों, क्योंकि हर अगर आप 5 दिन में 2-2 घंटे के स्प्लिट में चीजें पढ़ते हो तो उस डेटा को रिटेन करने के लिए आपके ब्रेन के पास काफी टाइम होता है, वो उसको प्रैक्टिस कर पाता है। रेगुलर प्रैक्टिस करने की हैबिट अगर हम डाल लें तो हम कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, कभी भी हम किसी चीज को भूलेंगे नहीं। तो याद रखना बच्चों, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। अगर आप एक रात को पढ़ने वाले खरगोश बनने की कोशिश करोगे तो नुकसान हो जाएगा बच्चों। रादर देन डूइंग दैट, बी अ स्मार्ट पर्सन, बी अ स्मार्ट टॉर्टोइस। यस, टॉर्टोइस बेसिकली। यस, ऑल राइट। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेगुलर स्टडीज विल क्रैक द गेम फॉर यू। जैसा कि मैंने आपको कहा, भले ही आप 2 घंटा पढ़ रहे हो, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, हथौड़ा कितनी बार मारा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हथौड़ा किस जगह पर, किस टाइम पर और किस एक्यूरेसी के साथ मारा, ये मेरे को, इसी से मुझे फर्क पड़ता है। तो ये कोई मतलब नहीं पड़ता कि आप एक रात को बार बार एक ही जगह पे 50 जगह पे हथौड़ा मारते रहो। मैं चाहता हूं कि आप हर दिन एक फोकस के साथ बैठो और एक फिक्स टाइम स्लॉट पे एक पर्टिकुलर जगह पे अटैक करो। ओनली देन यू कैन गेट बेटर और बेस्ट रिजल्ट्स। ओके। नेक्स्ट जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं, दैट इज द टारगेटिंग स्ट्रैटेजी। अब यहां से शुरू होता है एक्चुअल गेम कि हमें अपने बोर्ड एग्जाम्स को प्रिपेयर कैसे करना है। यस, आप लोगों को बच्चों अपनी इस पूरी स्ट्रैटेजी को अब डिवाइड कर लेना है। 4 महीने आपके पास बचे हैं, 4 मंथ्स आपके पास बचे हैं। आज के दिन के हिसाब से अगर मैं पकड़ूं तो 4 महीने हमारे पास अच्छे खासे सही तरीके से पड़े हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। यहां पे आप इसको स्प्लिट कर लीजिए बच्चा, 3 महीने प्लस 1 महीने। 3 महीने जब आप शुरू से लेके एंड तक अपनी एनसीईआरटी के हर कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस करोगे, हर बैक एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, हर एग्जाम्पल को अच्छे से स्टडी करोगे। जहां पे डाउट है अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करके उसे क्लियर करोगे या अपने रिस्पेक्टिव टीचर्स के साथ डिस्कस करके उसको क्लियर करोगे, लेकिन उस डाउट को वहीं नहीं छोड़ना है। ये काम करने के लिए आप अपने पास 3 महीने का टाइम अलॉट कीजिए और उसी 3 महीने में इन सब चीजों को रैप अप कीजिए। अब जैसे ही आपका मार्च एंड तक ये टारगेट फिनिश हो जाता है, उसके बाद बचे हुए 1 मंथ में, लास्ट 1 मंथ में आपको क्या करना है? लास्ट 1 मंथ में आपको प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। प्रैक्टिस की स्ट्रैटेजी भी मैं बता देता हूं। अप्रैल के महीने को पूरा का पूरा डेडिकेट करना है। अप्रैल का महीना इज द प्रैक्टिस महीना। यस, तो अप्रैल के महीने को कैसे डेडिकेट करोगे? आप पुराने साल के फुल लेंथ के पेपर को जरूर सॉल्व करना बच्चों। मैं ये बात मानता हूं कि बहुत सा पोर्शन डिलीट हो गया है, मैं ये भी मानता हूं कि क्वेश्चन पेपर में कुछ नया पैटर्न आया है, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि पिछले साल में जिस टाइप के क्वेश्चंस आए थे उससे इन्फ्लुएंस्ड एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आ सकता। मैं ये बात तो बिल्कुल नहीं मानता। तो अपनी प्रैक्टिस को प्रिपेयर करने के लिए पुराने साल के पेपर्स जरूर सॉल्व कीजिएगा। उसमें से वो क्वेश्चंस आप भले ही कट कर दीजिएगा जो अभी के हिसाब से डिलीटेड पोर्शंस में आते हैं, लेकिन याद रखिएगा बच्चों, वो एग्जाम पेपर जो मैं पुराने साल की बात कर रहा हूं वो किसी और ने नहीं बनाए हैं, वो सीबीएसई ने खुद अपने अपने ब्रेन और अपने इंटेलिजेंस के थ्रू बनाए हैं। तो ऐसी स्ट्रैटेजी को टेस्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है। उस टाइप के क्वेश्चन पेपर को एक्सेस करना बहुत जरूरी हो जाता है। आप एक दिन में
एक एक पेपर भी सॉल्व करते हैं तो एक सब्जेक्ट का पेपर आपका 10 दिन के अंदर रैप अप हो जाता है। मार्च एंड तक आपकी प्रिपरेशन वैसे भी हो रखी थी बच्चों, तो कोई खास डिफरेंस अपने को पड़ेगा नहीं। यस। नेक्स्ट थिंग जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, नए पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन पेपर में दो नए तरीके के पैटर्न हमें नजर आ रहे हैं। पहला है केस स्टडी प्रॉब्लम्स। मैं कहता हूं कि आप जितना करो उतना अच्छा है केस स्टडी प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा भी नहीं कर सकते तो कम से कम दो केस स्टडी प्रॉब्लम तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए डेली विदाउट फेल। इसी तरीके से दो नए असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने चाहिए विदाउट फेल। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये एक दिन के हिसाब से आप लोग चार नए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, 4 न्यू क्वेश्चंस। अगर आप एक दिन में चार नए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं बच्चों, तो ये चीज तो क्लियर है कि एक महीने के अंदर, दैट मींस अप्रैल के अंदर ही मैं 120 न्यू क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने में सफल हो जाऊंगा। और अगर इतने क्वेश्चंस मैंने नए प्लेटफॉर्म के हिसाब से प्रैक्टिस कर लिए, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपको कोई जरूरत नहीं है अपने आप को लो कॉन्फिडेंस में रखने की कि भाई नए हिसाब से पेपर का पैटर्न आया, क्या मैं क्रैक कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। आप डेफिनेटली क्रैक कर पाओगे बच्चों। बस यही चीज है कि अपने माइंड को एक जगह पे फोकस रखना है और उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से कंटिन्यूड एफर्ट्स डालते रहना है। तो मैं आशा करता हूं बच्चों आप लोग मेरी एडवाइस की तरफ ध्यान देंगे और इसके अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन करेंगे, तो गारंटीड रिजल्ट्स आप लोगों को मिलेंगे। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट, अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए और मैं मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो।